आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर है व्यावसायिक विधि का, उसमें ठहराव के बारे में पढ़ेंगे। ठहराव के बारे में जानेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। यानी जो वादे हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होता है, प्रतिफल का काम करता है। वचनों का आदान प्रदान करने से ही ठहराव का जन्म होता है। ठहराव के लिए प्रस्ताव किया जाता है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है, स्वीकृति देने से प्रस्ताव वचन बन जाता है, तब प्रस्तावक को वचनदाता तथा स्वीकृता को वचन ग्रहीता कहा जाता है। इस प्रकार दोनों द्वारा वचनों का आदान प्रदान करने से ठहराव का जन्म हो जाता है। इनमें आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। सूत्र के रूप में देखा जाए तो प्रस्ताव अगर स्वीकृति, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर क्या होगा, वचन, और वचन ही क्या होगा, बराबर ठहराव। सीधे शब्दों में कहे कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वह ठहराव बन जाता है। और इस प्रकार दो व्यक्तियों द्वारा की गई पारस्परिक सम्मतियों का ही परिणाम है। अब है ठहराव एवं अनुबंध में अंतर। ठहराव एवं अनुबंध में अंतर, तो पहला तो दोनों का अर्थ का ही अंतर लिया जाए तो ठहराव को क्या कहेंगे, परिभाषा क्या देंगे, वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव है। और अनुबंध क्या है, अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। ठहराव तो नहीं करवाया जा सकता, बस वचन है इसमें। निर्माण, अगर अंतर का आधार अगर निर्माण लेते हैं तो ठहराव का निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत करने से होता है। अनुबंध का निर्माण ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता, अनुबंध के सभी आवश्यक तत्वों की विद्यमानता से अनुबंध का निर्माण होता है। तीसरा है वैधानिक अधिकार एवं दायित्व। अंतर का आधार लें, ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है। अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के बीच वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म अवश्य ही होता है। अगला आवश्यकता, ठहराव के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना परम आवश्यक है। फिर वैधानिक बाध्यता, ठहराव वैधानिक रूप से बंधनकारी नहीं होता है, अनुबंध निश्चित रूप से वैधानिक रूप से बंधनकारी होता है। अगला है अवधारणा का क्षेत्र। ठहराव एक व्यापक यानी बड़ी अवधारणा है जिसमें अनुबंध भी सम्मिलित है। विस्तृत है मतलब अनुबंध एक सीमित अवधारणा है जिसमें एक विशेष प्रकार के ठहराव ही सम्मिलित होते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है समस्त अनुबंध ठहराव है, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं, तो इसको स्पष्ट करना है। तो इसमें हम पहला जो पार्ट लेते हैं वह समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। तो इसको हम समझेंगे, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इसके लिए धारा 2 ये कहती है प्रत्येक वचन अथवा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। इसमें यह बात है कि परिभाषा में ये नहीं कहा गया कि ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा किए गए वचनों का रूप स्वरूप कैसा होगा या उनमें वैधानिकता का तत्व होगा या नहीं। इस प्रकार हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि किसी भी प्रकार के वचनों के आदान प्रदान मात्र से ठहरावों का निर्माण हो जाता है। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करें
धारा 2H का, जो ये कहती है कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सके। यदि किसी ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है तो वह ठहराव सदैव क्या होगा, ठहराव ही बना रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बन सकता, वो उसी पोजीशन में बना रहेगा। ठहराव तभी राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुबंध होने के लिए किसी भी ठहराव में वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाने आवश्यक हैं। यदि किसी ठहराव में उनमें से किसी भी लक्षण का अभाव पाया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है, परंतु प्रत्येक अनुबंध में ठहराव के सभी लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं, अतः प्रत्येक अनुबंध ठहराव अवश्य होता है। वस्तुतः ठहराव के बिना अनुबंध का जन्म भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार वृक्ष के लिए जड़ों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। जैसे जड़ें अच्छी होने पर ही पौधा पनपता है, बीज अच्छा होने पर वृक्ष बनता है, फूल बनता है, ठीक उसी प्रकार ठहराव के अच्छे होने के लिए वह ठहराव के विधान द्वारा परिवर्तनीय होने पर पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति वैधानिक अधिकारों से फलीभूत करता है। अन्यथा स्थिति में ठहराव का कोई प्रभाव नहीं होता है और वह ठहराव कभी भी अनुबंध भी नहीं बन सकता है। अतः हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं, पहला जो कथन है वो सही है कि समस्त अनुबंध को ठहराव होना आवश्यक है। दूसरे जो पार्ट पे हम आते हैं वो है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। तो दूसरा पार्ट में जो है उसको हम समझेंगे। इस कथन में ये कहा गया है कि इसका कारण जो कहा गया है उसका कारण है कि केवल वही ठहराव अनुबंध बन सकते हैं जिन्हें किन्हीं राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। व्यवहार में कई ऐसे ठहराव भी होते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रहते हैं और वो अनुबंध नहीं बन पाते हैं। ऐसे ठहरावों के उदाहरण हैं, उनके नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। घरेलू या पारिवारिक ठहराव। यदि किसी घरेलू पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना रहा है तो वह ठहराव वैध होगा और अनुबंध कहलाएगा। किंतु यदि किसी ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होगा। उदाहरण के लिए परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शाम को भोजन एक साथ करेंगे, ऐसा मतलब उन्होंने ठहराव कर लिया। ये ठहराव ऐसा है जिसमें पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। पारिवारिक ठहराव का एक मामला श्रीमती बालफोर बनाम बालफोर का है, जिसमें पक्षकारों के वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य का अभाव में वो व्यर्थ घोषित कर दिया गया था। ये जो है 1919 का केस हुआ था और वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, श्रीमती बालफोर बनाम बालफोर। इस बाद में बालफोर वाले बाद में इसमें इंग्लैंड में बालफोर, श्रीलंका में इंग्लैंड के बालफोर जो थे वो श्रीलंका में नौकरी करते थे। वे अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड छुट्टियों पर गए। छुट्टियों के बाद अपनी पत्नी श्रीमती बालफोर को पुनः अपने साथ श्रीलंका नहीं ला सके क्योंकि वे अस्वस्थ हो गई थी। आपस में लौटते समय बालफोर ने अपनी पत्नी को यह वचन दिया कि वे उसे प्रति माह खर्चे के लिए 30 पाउंड की राशि भेजते रहेंगे, किंतु उन दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न होने जाने से बाद में तलाक भी हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने राशि भेजना बंद कर दिया। श्रीमती बालफोर ने मतभेद की अवधि की अधिक राशि के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। लॉर्ड एटकिन ने निर्णय देते हुए लिखा कि इस ठहराव को करने का पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करना था, अतः ये ठहराव प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। 1919 में जो है ये कानून, ये केस हुआ था। दूसरा है, ये तो पारिवारिक हुआ, इसी से मिलता जुलता मैत्री या सामाजिक ठहराव। पारिवारिक ठहरावों की तरह सभी सामाजिक ठहराव ऐसे नहीं होते जिन्हें कभी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य भी पक्षकारों द्वारा आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बनते हैं। जैसे
जैसे शादी करने का ठहराव, संतान गोद लेने का ठहराव अनुबंध बनते हैं। किंतु कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। ऐसे ठहराव सदैव ठहराव ही बने रहते हैं तथा कभी भी वैध अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर है राजनीतिक ठहराव। वे ठहराव जिनका उद्देश्य सदस्यों में आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता, कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिन राजनीतिक ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता, वे ठहराव कभी कभी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी हो जाते हैं। सामान्यतः प्रतिफल के बदले एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में मिलना अथवा प्रतिफल के बदले पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का ठहराव करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ये लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी है। अब है व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। व्यापारिक ठहरावों के बारे में सामान्यतः यही धारणा एवं विश्वास है कि ये ठहराव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। इन ठहरावों का उद्देश्य एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही होता है। किंतु यदि ऐसे ठहरावों में इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि इस ठहराव को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जाएगा, तो वह ठहराव कभी भी कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। ऐसा ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहेगा और अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं करेगा। पांचवा है अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। ऐसे व्यक्ति किसी ठहराव का निर्माण करते हैं तो उस ठहराव को न्यायालय से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। फिर छठा है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन अथवा कपट के आधार पर प्राप्त की है, तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। ऐसी सहमति के आधार पर हुआ ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तन व्यर्थनीय होगा तथा तथ्य संबंधी व्यर्थनीय का मैं आगे आपको समझाऊंगा व्यर्थनीय क्या होता है। तथ्य संबंधी गलती के आधार पर हुआ ठहराव सदैव व्यर्थ होता है। फिर है बिना प्रतिफल के ठहराव। बिना प्रतिफल के ठहराव वे व्यर्थ होते हैं। इस नियम में कुछ अपवाद अवश्य है, किंतु सामान्यतः बिना प्रतिफल वाले ठहराव भी ठहराव ही रहते हैं। उन्हें अनुबंधों की तरह राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। फिर है अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल के ठहराव। अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल वाले ठहराव भी ठहराव बने रहते हैं। ऐसे ठहराव भी अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। कुछ अपवादजन्य परिस्थितियों को छोड़कर कुछ अवैध व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी अन्य अविवाहित व्यक्ति अथवा विधुर अथवा विधवा के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव व्यर्थ होता है। ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा कभी भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, अतः अनुबंध नहीं बन सकता है। फिर है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं हो सकता है, वे ठहराव सदैव व्यर्थ रहते हैं, अतः वे कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। फिर है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं और ये कभी भी वैध अनुबंध नहीं हो सकते हैं। फिर है बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव जो सट्टेबाजी करते हैं, मतलब जो लगाते हैं शर्तें, वो व्यर्थ होते हैं। वे ठहराव कभी भी वैध अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। फिर है असंभव घटनाओं पर आधारित ठहराव। फिर है असंभव घटनाओं पर आधारित ठहराव। ये भी है जो कभी होगी नहीं घटना और उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका पूरा होना, तो वो अनुबंध ही बने रहते हैं। फिर असंभव कार्य को करने के ठहराव। असंभव कार्य को जो किया ही नहीं जा सकता, जैसे आकाश के तारे तोड़ ही नहीं सकता, तो वो असंभव ठहराव है। फिर है भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव।
भविष्य में अनुबंध करने के ठहराव कभी भी परिवर्तित नहीं करवाए जा सकते। अतः ऐसे ठहराव सदैव ठहराव ही बने रहते हैं तथा कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी ठहराव तभी परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उस ठहराव की सभी महत्वपूर्ण शर्तें पहले से ही निश्चित कर ली गई हों। इसी प्रकार जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता यह कहता है कि प्रस्ताव को लिखित रूप से तैयार हो जाने के उपरांत उसे स्वीकार कर लेगा तो भी कोई अनुबंध का जन्म नहीं होता है। तो इनको बातों का अगर विश्लेषण करें सारे 15 पॉइंट का, तो ये स्पष्ट है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। केवल वे ही ठहराव अनुबंध बनते हैं जिन ठहरावों के वैध अनुबंध के लक्षण पाए जाते हैं। जिन ठहराव में वैध अनुबंध के लक्षण नहीं पाए जाते वे ठहराव केवल ठहराव ही रह जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार का क्रम है जिस बीज में पूर्ण पौष्टिकता के सर्वगुण होते हैं उसे बोने पर वह पौधा बनता तथा फल फूल देता है, किंतु जो बीज खराब हो गया, थोथा हो गया, गल गया, वह कभी भी पौधा नहीं बन सकता तथा फूल फल नहीं सकता। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि जो है वो समस्त अनुबंध जो है वो ठहराव होते हैं, लेकिन सारे जो ठहराव वो अनुबंध नहीं बनते हैं। उसके कारण भी हमने आपको बताएं। धन्यवाद।